के बाद लगभग 5 से 7 दवाइयाँ चलती हैं। कई पेशेंट्स के दिमाग में होता है कि कितने दिन का कोर्स रहेगा। यूजुअली हार्ट अटैक के पेशेंट्स में कोई कोर्स का सिस्टम नहीं रहता। ज़्यादातर पेशेंट्स को दवाइयाँ जो भी है वो लाइफ टाइम चलती हैं। शुरुआत के 1 आध साल थोड़ी ज़्यादा दवाइयाँ रहती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके दवाइयों को हम कम कर देते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर ब्लड प्रेशर वो 120-130 के आसपास अगर मेंटेन कर रहे हैं, शुगर 100 से 150 के बीच में मेंटेन कर रहे हैं, तो पोस्ट प्लास्टिक पीरियड में चलता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में हम बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल में शुरुआती पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि इस दौरान पेशेंट का लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर हम कंट्रोल करते हैं कोई भी चीज़ को, तो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए एंजियोप्लास्टी होने के पहले 15 दिन या 1 महीने हम ये सब बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल्स में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते। हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड होती है, इसलिए कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा कितना है, और एंजियोप्लास्टी जब हमारा किया उस समय हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्यों चेक नहीं किया गया। यूजुअली हम हार्ट अटैक में जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है तो तुरंत ही हम उसे कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दे ही देते हैं। इसलिए अगर हम पहले 2-4 दिन या पहले 10 दिन में आपका अगर ब्लड लेवल्स चेक करेंगे भी तो रिपोर्ट्स गलत ही आएंगी। और हार्ट अटैक में अपने आप भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बॉडी के कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से वो वेरी कर सकता है। तो वैसे पेशेंट्स में अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करते भी हैं तो भी रिपोर्ट ज़्यादातर ठीक नहीं आती है। मेडिसिन से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितना कंट्रोल हो रहा है ये देखने के लिए हम यूजुअली लिपिड प्रोफाइल लगभग 1 से 2 महीने के बाद करते हैं। तुरंत करने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है, कई बार रिपोर्ट्स गलत ही आती हैं पेशेंट की। पेशेंट्स कई बार ये भी पूछते हैं कि मुझे अगर बिल्कुल ठीक लग रहा है तो क्या तो भी दवा हमें कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स को मैं यही कहूँगा कि ये दवाइयाँ आपके सिम्टम रिलीफ के लिए नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने के लिए है। ये आपका हार्ट अटैक की वजह से जान जाने का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए है, आपका पंप फंक्शन सुधारने के लिए है। आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे ये दवा उसके लिए नहीं दी गई है, आपको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कम हो इसके लिए ये दवा आपको दी जाती है। तो अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो भी आपको ये दवा को कंटिन्यू ही रखना है। हार्ट के अलावा अगर आपकी पुरानी कोई नॉन कार्डियक मेडिसिन चल रही है, कोई और दूसरी बीमारी से रिलेटेड मेडिसिन चल रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए। ज़्यादातर मेडिसिन को कंटिन्यू रखने में दिक्कत नहीं आती है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मेडिसिन यूजुअली ना लें, और ज़्यादातर शुगर की मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि कई बार 2 मेडिसिन एक साथ लेने से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने का रिस्क रहता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम का अगर एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स को होता है तो वो उसके लिए दवाइयाँ ले सकते हैं, पर यूजुअली पेन किलर दवाइयाँ और ऐसी दवाइयाँ जिससे हार्ट की दवाइयों में थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो वैसी दवाओं को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादातर दवाइयाँ लेने में कोई पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता और वो अपने लोकल प्रैक्टिशनर को दिखा के दवाइयाँ ले सकते हैं। कई बार पेशेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हम जेनरिक दवाई वगैरह ले सकते हैं कि नहीं। यूजुअली हार्ट अटैक के बाद पहले 1 साल तक एटलीस्ट हम पेशेंट्स को जेनरिक दवाइयाँ लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ हालांकि सस्ती आती हैं लेकिन कभी कभार इसमें क्वालिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, और हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर ये दवाइयाँ प्रॉपर काम ना करें या प्रॉपर असर ना करें तो सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिससे जान का खतरा भी हो सकता है। तो अगर कॉस्ट इश्यूज़ भी हैं तो भी हम पेशेंट्स को एटलीस्ट रिकमेंड करते हैं कि पहले 1 साल तक रेगुलर दवाइयाँ ही लें, उसके बाद जब कंपेरेटिवली रिस्क कम हो जाए तो वो जेनरिक दवाइयाँ चूज़ कर सकते हैं अगर उनको कॉस्ट का इश्यूज़ है। पर हार्ट पेशेंट्स में कई बार कंडीशन सडनली बिगड़ सकती है और पेशेंट को वापस रिकवर करने का टाइम ना मिले, ऐसा हो सकता है। इसलिए कार्डियक पेशेंट में एटलीस्ट हम जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयाँ होती है वो जेनरिक ना लें, ऐसा पेशेंट को सलाह देते हैं। कई पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि आपने जो दवाइयाँ लिखी है वो मेरे घर के आसपास नहीं मिल रही है, दूसरे ब्रांड की दवा मिल रही है। तो इस तरह की दवाइयाँ पेशेंट ले सकता है, एज लॉन्ग एज दवा का कंटेंट सेम है, ब्रांड अगर डिफरेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आप दवाइयाँ ले सकते हैं। बस ये आपको दुकानदार से कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये दवा सही है कि गलत है। हार्ट अटैक के बाद हम पेशेंट्स को पहले कुछ महीनों के लिए खून पतला करने की स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ देने से थोड़ा सा ब्लीडिंग रिस्क रहता है। ये दवाई हम इसलिए देते हैं क्योंकि हार्ट अटैक के बाद स्टेंट में क्लॉटिंग होने का 2-4% चांस रहता है। ज़्यादातर ये जो भी रिस्क होता है पहले 4-6 महीने के अंदर ही होता है। तो इस पीरियड को कवर करने के लिए हम पेशेंट को खून पतला करने की दवाइयाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग देते हैं। उसके बाद हम इन दवाइयों का डोज धीरे धीरे करके कम कर देते हैं। तो अगर इस दौरान पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या उसको ब्लीडिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। वैसे केसेस में हम दवाओं का डोज को कम कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद कई लोग
जो कार्डियोलॉजिस्ट ने दवा लिखी है उसको दूसरे डॉक्टर से भी डिस्कस करते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में डॉक्टर शॉपिंग कहते हैं। लोग अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों से डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और अलग अलग दवाइयाँ लिखवाते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हर डॉक्टर का चॉइस ऑफ मेडिसिन अलग अलग हो सकता है, हर डॉक्टर अपने तरह से दवाइयाँ लिखता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये डॉक्टर सही दवा लिख रहा है या वो डॉक्टर गलत दवा लिख रहा है, पर इसमें हर डॉक्टर की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं और बार बार ये मेडिसिन को चेंज करने से पेशेंट को उस दवा से एडजस्ट होने का या हैबिचुएट होने का टाइम नहीं मिलता, जिससे कि दवा का एक्चुअल जो बेनिफिट होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता है और पेशेंट को रादर नुकसान होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को अगर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है तो जो डॉक्टर ने उनको वो दवाइयाँ लिखी उसी के साथ डिस्कस करना चाहिए। मल्टीपल डॉक्टर से बार बार ओपिनियन लेके बार बार दवाइयों को चेंज करने से पेशेंट को उल्टा नुकसान होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को ये दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती है, इसलिए हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो दवाइयाँ याद रहें। इसके लिए मोबाइल पर रिमाइंडर या ऐसा कुछ ड्रग के बॉक्सेस बना सकते हैं जिससे कि वो दवाई किस टाइम पर लेना है और कितनी दवाइयाँ लेना है उनको याद रहे। पर फिर भी कभी कभी पेशेंट्स का ऐसा होता है कि वो एक आध दवा का डोज भूल जाते हैं या 1-2 घंटे दवा मिस हो जाती है। ज़्यादातर इससे पेशेंट को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये दवाइयाँ का असर लगभग 24 से 48 घंटे तक कंटिन्यू मेंटेन रहता है। तो इसलिए अगर 2-4 घंटे दवा का डोज अगर आगे पीछे हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पर हाँ, पूरे दिन के लिए दवा मिस नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको याद आए आप तुरंत वो दवा ले लें तो अच्छा है। दवा का डोज पूरे 1-2 दिन तक अगर हम मिस करते हैं तो फिर बॉडी में फ्लक्चुएशंस आना चालू हो जाते हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और खून पतला का जो लेवल्स है वो फ्लक्चुएट करना चालू करते हैं, तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स होने का खतरा बढ़ जाता है। 1-2 घंटे अगर आगे पीछे हो डोजेज या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, कई लोग को ये भी डाउट रहता है कि दवा खाने से पहले लें या खाने के बाद लें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हार्ट के पेशेंट्स में और हार्ट की दवाइयों में यूजली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय एस्प्रिन के या एसिडिटी रिड्यूस करने के मेडिसिन के या शुगर वाली दवाओं के। ज़्यादातर मेडिसिन अगर खाने से पहले या ले या बाद में ले या खाने के साथ में ले तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से अपनी दवाइयों को कम या बंद नहीं करना है, अपने आप से कोई अपने ड्रग रेजिमेंट चेंज नहीं करना है। कुछ लोग अपने आप से दवाओं को अल्टरनेट डे लेना चालू कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इससे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं और जो एक्चुअल बेनिफिट हम चाहते हैं वो पेशेंट्स को नहीं मिल पाता।